नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सीरीज़ को आगे का क्रम बढ़ाते हुए हम टॉप 20 या टॉप 30 जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ चल रही है, उसके क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो दोस्तों सभी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो भी आपके आगामी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, चाहे पंजाब लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, चाहे बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, चाहे NTA DU की वैकेंसी है या DSSB लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, सभी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब तक हमारी 7 सीरीज़ हो चुकी है दोस्तों। अगली 8वीं सीरीज़ की क्लास आज है जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, MCQ क्वेश्चन की बात करेंगे जो सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो उसी क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है? कि RRLF हमने पढ़ा था दोस्तों, RRLF। और ध्यान रखना दोस्तों सभी क्वेश्चन एक न एक टॉपिक पे डिपेंड करेंगे, यानी कल भी हमने RRLF टॉपिक के क्वेश्चन की बात की थी और भी जो RRLF संबंधित क्वेश्चन बचते हैं उनकी आज बात करेंगे। हर टॉपिक वाइज हमारी क्लासेज रहने वाली है, उसके टॉपिक वाइज ही टेस्ट सीरीज रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आप अगर नोट्स भी बना रहे हैं तो एक टॉपिक से संबंधित किसने MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा सके हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको आधार बनकर आपके सामने रहेंगे। तो आपको पता लगेगा कि हाँ तैयारी किस प्रकार करनी है और टॉपिक वाइज आपके MCQ क्वेश्चन भी साथ साथ में नोट्स में आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है, यानी RRF की स्थापना क्यों करनी पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका प्रयोजन क्या है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, संसाधनों की साझेदारी करने को बढ़ावा देना, पुस्तकालय में प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना, या स्तर विकसित करना। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और RRLF पर पूरी एक कंप्लीट क्लास भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, पूरे टॉपिक के ऊपर क्लास है कि RRF क्या है, कब बना, कैसे बना, क्या क्या है, सभी उसके अंदर बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं लगाई तो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। फिर भी मैंने बताया था कि RRLF कहीं भी मिल जाए तो याद रखना हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी, मुख्य उद्देश्य है पब्लिक लाइब्रेरी का विकास करना, उनको वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना। ये दोस्तों किसका कार्य है, RRLF का कार्य है और इसीलिए RRLF की स्थापना की गई थी। तो क्या मुख्य कार्य है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब इसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे दोस्तों। अब देखना ध्यान से कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 20 मई 1972, 20 मई 1972 को दोस्तों, इसमें ध्यान से देखना 22 मई भी मिलेगा कहीं, 20 मई भी मिलेगा, तो लेकिन जो सही बात है वो एक एक बात बताऊंगा आपको कि 20 मई 1972 को इसकी स्थापना हुई। वही राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिन पर 22 मई 1972 को RRF का रजिस्ट्रेशन हुआ। हालांकि आपको अधिकतर 22 मई ही देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि पुस्तकालय सेवाओं के लिए क्या मुहैया कराना RRLF का मुख्य कार्य है। कि बिल्कुल RRLF पुस्तकालयों की सेवा सर्विसेज के लिए एक संगठन है जो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए विकास के लिए बनाया गया, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन वाहन सुविधा, ऑप्शन बी मानव संसाधन, ऑप्शन सी दोस्तों सहायक कार्यक्रम, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक पब्लिक लाइब्रेरी का विकास करना है, कोई भी पुस्तकालय सेवा देनी है तो सभी कार्यों का होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी, यानी ऑल द अबव। अब इसकी बात करें कौन कौन से थे, कौन कौन से दोस्तों कार्य, एक तो है भवन सुविधा, मानव संसाधन, सहायक कार्यक्रम, ये सभी कार्य RRLF के मुख्य कार्य हैं दोस्तों। सभी कार्य क्या है, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रमुख कार्य है। और आपको जैसा कि पता है कि RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता के अंदर, साल्ट लेक कलकत्ता के अंदर स्थित है दोस्तों। साल्ट लेक, जहाँ एड्रेस की बात करें तो साल्ट लेक कलकत्ता के अंदर स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हमारी बात करते हैं दोस्तों। यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का सर्वप्रथम
किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? मैनिफेस्टो ध्यान रखना दोस्तों, बोलते हैं घोषणा पत्र को। किसको बोलते हैं? घोषणा पत्र को। और जैसा कि आपको पता है यूनेस्को बहुत बड़ा संगठन है एजुकेशन के लिए, कल्चरल के लिए दोस्तों। तो यूनेस्को ने अपने एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाया, किसके लिए? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। और ये पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र लगाई, किस वर्ष लागू किया गया था? यानी घोषणा पत्र में कहा गया पुस्तकालयों का विकास होना चाहिए, कौन से? सार्वजनिक पुस्तकालयों का। तो ये प्रथम जो भी लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, किस वर्ष लागू हुआ इसकी बात करें तो ऑप्शन ए क्या है 1949, ऑप्शन बी क्या है 1972, और ऑप्शन सी 1994, और ऑप्शन डी 1990। ध्यान रखना दोस्तों, ये 1949 मैनिफेस्टो, 1972 और 1994, बिल्कुल चारों में ही मैनिफेस्टो आया था, संशोधन हुआ था, लेकिन प्रथम बार लागू किया गया था उसका हमें बताना है। तो प्रथम बार दोस्तों लागू किया गया था लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1949। अब ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में लागू किया गया। इसमें 2 बार संशोधन भी किया गया। तो वो संशोधन हुआ था दोस्तों आपका, एक तो 1972 और एक 1994। और संशोधन किसके द्वारा? इफ्ला के द्वारा किया गया था। इफ्ला आपको पता है विश्व स्तर पर सबसे बड़ा पुस्तकालय समूह का संगठन इफ्ला कौन सा है दोस्तों? इफ्ला है। आपने इफ्ला के क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, आईएलए के क्वेश्चन की बात कर चुके हैं, आरआरएफ के भी क्वेश्चन आ गए, और अब शुरुआत किसकी हो चुकी है? यूनेस्को के क्वेश्चन के आ चुके हैं। यूनेस्को ने क्या क्या लाइब्रेरी से संबंधित क्या कार्य किया है, कौन से मैनिफेस्टो तैयार किए, कब तैयार किए गए। तो ध्यान में रखना, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो से संबंधित क्वेश्चन हर लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपको बता ही दिया दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो 1949 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लागू किया गया। 2 बार संशोधन हुआ, 1972 और 1994 में इफ्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि शाखा पुस्तकालय, शाखा, ये शाखा इस तरह लिखना दोस्तों, शाखा, ये शाखा आएगा, सह सलगम वाला आएगा। शाखा पुस्तकालय डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आती है या किसके अंतर्गत आता है? कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की एक लाइब्रेरी और ब्रांच दोस्तों, जैसे हम ब्रांच बोलते हैं जिसको, तो वो एक और बना देनी है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? पुस्तकालय सूचना विनिमय के अंतर्गत, पुस्तकालय सहयोग सेवा के अंतर्गत, या पुस्तकालय विस्तार सेवा के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि पुस्तकालय का विस्तार ही हो रहा है, एक से दूसरी उसकी शाखा बन रही है। जैसे एक बैंक है, बैंक के कितने बैंक दोस्तों हर क्षेत्र में होते हैं, तो वो उनकी क्या है? शाखा है। बोलते हैं ना अपनी नज़दीक की शाखा में संपर्क करें। तो दोस्तों पुस्तकालय विस्तार हो रहा है यहाँ पे, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत आएगा, यानी पुस्तकालय विस्तार सेवा के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे, और विस्तार सेवा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से तृतीय नियम के भी अंतर्गत है और द्वितीय नियम के भी अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ्ला 1927 की स्थापना हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया था। कि जब इफ्ला की स्थापना हुई थी ना 1927 में, उसकी स्थापना के हेतु सेमिनार का एक आयोजन हुआ था कि वहाँ पता लगा कि हमें एक संघ बनाना चाहिए विश्व स्तर का, या जो कमी खलती है दोस्तों वो कोई ना कोई सम्मेलन आयोजित होता है, वहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं, विद्वान आते हैं, वो बैठकर बातचीत करते हैं, तो उनको पता लगता है, तो किसी न किसी कारण ही कोई चीज़ की स्थापना होती है। तो ये सम्मेलन था ना इफ्ला की स्थापना के लिए, जो सम्मेलन हुआ था वहाँ इफ्ला बनने की स्थापना का आयोजन हुआ। कौन से सेमिनार में आयोजन हुआ कि इफ्ला की स्थापना की गई? ऑप्शन ए नीदरलैंड, हेग के अंदर नीदरलैंड दोस्तों, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन डी आपका एडिनबर्ग। एडिनबर्ग कहाँ है? स्कॉटलैंड। तो दोस्तों स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में वो सम्मेलन हुआ था जहाँ स्थापना का सोचा किसकी? इफ्ला की स्थापना का सोचा, और इसलिए एडिनबर्ग में हुआ। तो सबसे पहले स्थापना जब एडिनबर्ग में हुई थी दोस्तों, तो इसका मुख्यालय भी एडिनबर्ग में ही रखा गया था, लेकिन फिर एडिनबर्ग से मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड दी हेग में ले जाया गया था। तो ये देखो सॉल्यूशन में बताया हुआ है मेरा, ये सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि स्थापना 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है? नीदरलैंड हेग के अंदर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है किसका? इफ्ला का। स्थापना कब हुई? 1927 में।
कौन से सेमिनार कहाँ पहले? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? कि लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस का क्रियाकलाप नहीं है, विस्तार नहीं है, या पुस्तकालय विस्तार को वो दर्शाता नहीं है। पुस्तक प्रदर्शनी, प्रदर्शनी तो दोस्तों प्रदर्शित करना, पुस्तकों की प्रदर्शनी लगती है, ये तो विस्तार कर रही है कि एक लाइब्रेरी की किताबें हैं, उन किताबों का, पुस्तकों का हम बाहर जाकर कहीं प्रदर्शनी करते हैं तो वो विस्तार ही कर रही है, या बाहर भी है तो वो विस्तार कर रही है। ये उसका दोस्तों राइट आंसर है। नहीं पूछा है हमें, जो बताना है गलत है वो बताना है। ऑप्शन बी फिल्म शो, फिल्म शो के द्वारा भी दोस्तों विस्तार ही होता है। ऑप्शन सी अंतर पुस्तकालय ऋण, और ऑप्शन डी व्याख्यान या सम्मेलन। तो दोस्तों व्याख्यान या सम्मेलन आयोजित करके विस्तार होता है, लेकिन अंतर पुस्तकालय ऋण, अंतर पुस्तकालय ऋण इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। यह पुस्तकालय विस्तार का नहीं है। अंतर पुस्तकालय ऋण पुस्तकालय सहयोग के अंतर्गत आता है, यानी लाइब्रेरी कोऑपरेशन के अंतर्गत आता है, रिसोर्स शेयरिंग के अंतर्गत आता है। कौन? अंतर पुस्तकालय ऋण यानी इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन RRLF है। देखो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। RRLF है। RRLF क्या है? पुस्तकालय सूचना केंद्र है, स्कूल लाइब्रेरी है, पुस्तकालय कंसोर्टियम है, या ऑटोनोमस संस्था है, स्वायत्त शासित संस्था है। तो आपको पता होगा कि RRLF संगठन है जो कि ऑटोनोमस संस्था है, स्वायत्त शासित संस्था है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑटोनोमस संस्था या स्वायत्त शासित संस्था दोस्तों, RRLF का राइट आंसर। स्वायत्त शासित संस्था है। राजा राम मोहन रॉय के 200वें जन्मदिन पर यह स्थापित किया गया था। कब? 1972 में, 1972, जो पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए कार्य करता है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सचल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय लिख सकते हैं दोस्तों। चल पुस्तकालय, मोबाइल पुस्तकालय क्या है? तो मोबाइल पुस्तकालय दोस्तों, मोबाइल लाइब्रेरी आपको पता है किसका सबसे बड़ा उदाहरण है? पुस्तकालय विस्तार सेवा का, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस का उदाहरण है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है जिसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस या विस्तार सेवा? ऑप्शन ए पुस्तकालय नेटवर्क, जो कि गलत है। ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी, जो भी गलत है। लेकिन ऑप्शन सी विस्तार सेवा, जो कि क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है, विस्तार सेवा। चल पुस्तकालय क्या है? विस्तार सेवा है एक प्रकार की। और विस्तार सेवाओं का प्रमुख कार्य है पुस्तकालयों के प्रचार के साथ साथ, कि प्रचार तो होता ही है लाइब्रेरी का, लेकिन उसके साथ साथ पाठकों में अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना है। पाठकों में अध्ययन पढ़ने की रुचि यानी इंटरेस्ट पैदा करना भी विस्तार सेवा का प्रमुख कार्य है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विस्तार सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है कि कौन सा लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस के कार्यक्रम प्रोग्राम्स में नहीं आता है, कि उसके द्वारा लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस नहीं होती, वो कौन सा इनमें से अलग को छांटना है दोस्तों? नहीं पूछा है। अनुवाद सेवाएं, बौद्धिक केंद्र, कहानी या घंटा, या डिजिटल पुस्तकालय। अब देखो दोस्तों, कोई पुस्तक है, वो पुस्तक कोई इंग्लिश के अंतर्गत है, इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है, तो जब इंग्लिश से हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बुक दे दी, तो बताओ विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अनुवाद सेवाएं बिल्कुल सही। बौद्धिक केंद्र बने होते हैं दोस्तों कि बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए, इंटेलेक्चुअल उसके अंदर बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए, तो बौद्धिक केंद्र विस्तार सेवाएं। कहानियों द्वारा, घंटों द्वारा, यानी क्लास में बैठकर भी आपको समझाया जाता है, व्याख्यान दिया जाता है, कहानियाँ सुनाई जाती है, तो वो भी विस्तार सेवा है। लेकिन डिजिटल पुस्तकालय दोस्तों विस्तार सेवा इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका मतलब है, तो राइट आंसर डिजिटल पुस्तकालय, लेकिन पूछा क्या है? नहीं है। तो पुस्तकालय विस्तार सेवा नहीं है। अनुवाद सेवाएं, बौद्धिक केंद्र, कहानी घंटा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ रहे हो। आशा करता हूँ आपको हर एक बात, हर एक क्वेश्चन अच्छे से नोट कर रहे हो, और आप खुद भी आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल सही आंसर आप दे पा रहे हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखो कि रंगनाथन महोदय ने विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुवाद सेवाएं, बौद्धिक केंद्र, पुस्तकालय वार्ता, संगीत सेवा, कहानी घंटा, उत्सव, मेले, निरक्षरों के लिए पाठ्य सामग्री, यह कार्य बताएं। अब आपका ये भी होता कि सर कौन कौन से कार्यक्रम है, कौन से नहीं है, तो हम कैसे आंसर देंगे? तो रंगनाथन जी ने, डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने जो जो बताए थे दोस्तों, वो सभी कार्य इसी सॉल्यूशन के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसार सेवाओं के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? प्रसार सेवा दोस्तों विस्तार सेवा को बोला जाता है।
तो इसके अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ब्रांच लाइब्रेरी दोस्तों, शाखा लाइब्रेरी हम पढ़कर आए हैं, बिल्कुल होती है। स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, चल पुस्तकालय, मोबाइल पुस्तकालय हम पढ़कर आए हैं। चल पुस्तकालय हम पढ़कर आए हैं कि विस्तार सेवा होती है और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ये भी होता है दोस्तों। लेकिन जो स्पेशल लाइब्रेरी है वो प्रसार सेवा नहीं है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेशल लाइब्रेरी। विशिष्ट पुस्तकालय, ये देखो दोस्तों कि पुस्तकालयों की प्रसार सेवाओं के प्रकार होते हैं। एक तो होता है ब्रांच लाइब्रेरी, शाखा पुस्तकालय, वाचनालय जहाँ जाकर हम पढ़ते हैं, रीडिंग लाइब्रेरी बोलते हैं जिसको, चल पुस्तकालय, मोबाइल लाइब्रेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम, प्रचार और प्रसार, साहित्य प्रलेखन कार्य, पुस्तकालय प्रचार आदि। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से पुस्तकालय प्रसार सेवाओं के प्रकार हैं। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन में पढ़ा था कौन कौन से कार्य हैं। तो दोनों आपको विस्तार सेवा अच्छे से, एक पूरा टॉपिक विस्तार सेवा आपका क्वेश्चनों के माध्यम से भी कवर होता जा रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ हर क्लास समझ में आ रही है आपको। फिर भी अभी तक आपने लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में अगर मटेरियल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हर एक क्लास उपलब्ध है। आप अच्छे से क्लास को पहले पढ़ सकते हैं, सेल्फ नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जोक्लाई की स्थापना किसने की? जोक्लाई की स्थापना दोस्तों किसने की? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जोक्लाई की स्थापना किसने की? ILA ने मिलकर की, या एटलीस्ट इफ्ला तीनों ने मिलकर की, या ILA एटलीस्ट यूनेस्को ने मिलकर की, या दोस्तों ILA एटलीस्ट आइजलिक ने मिलकर की, या ILA एटलीस्ट RLF ने मिलकर की। तो आपको बताना चाहूँगा जोक्लाई की स्थापना ILA, आइटलिस और आइजलिक इन तीनों ने मिलकर की थी। अब देखो सॉल्यूशन दोस्तों कि जोक्लाई का संबंध समस्त राज्य के पुस्तकालय संघ से है, कि सभी राज्यों के जो पुस्तकालय संघ है उनसे इसका संबंध है। यह सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए की गई इनकी मीटिंग है दोस्तों, जो ILA व आइजलिक के साथ होती है। क्लियर दोस्तों कि जोक्लाई क्या है, ये भी आपका क्लियर है। और जोक्लाई से संबंधित कौन कौन से संस्था है जो संबंध रखती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसको आप दोस्तों नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय दोस्तों पुस्तकालय संघ, जिसकी स्थापना किसके एक्ट, कौन से कानून के तहत की गई? ऑप्शन ए चेंज ऑफ द नेम एक्ट, ऑप्शन बी डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, ऑप्शन सी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1867 1876, या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 1860। तो दोस्तों किसके अंतर्गत की गई थी? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई थी। और सॉल्यूशन की बात करें तो ILA की स्थापना प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता, जो कि रॉयल एशियाटिक हॉल में 12 से 13 सितंबर 1933 को हुई थी। क्लियर दोस्तों? सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ दोस्तों, और किस एक्ट के तहत ILA की स्थापना हुई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव कौन थे, कि सेक्रेटरी कौन थे ILA के प्रथम पहले कौन थे? तो ऑप्शन ए SC वुलनर, ऑप्शन बी रंगनाथन जी, ऑप्शन सी KM आशादुल्ला और ऑप्शन डी BS केशवंत। ILA के प्रथम सचिव की अगर बात करें दोस्तों तो वो कौन थे? वो थे KM आशादुल्ला जी। कौन थे? KM आशादुल्ला जी, जो कि प्रथम सचिव थे किसके? ILA के किसके? ILA के क्या थे? प्रथम सचिव थे, प्रथम सचिव थे। अब देखो सॉल्यूशन की बात करें तो ये देखना दोस्तों ध्यान से कि भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के प्रथम अध्यक्ष 1933 से 1937 तक M.O. थॉमस। प्रथम अगर आप देखें दोस्तों कि प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? M.O. थॉमस। ठीक है, कब से कब तक? 1933 से 1937 तक। और अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे AC वुलनर। कौन थे? AC वुलनर थे। तो दोनों में ध्यान रखना, M.O. थॉमस और AC वुलनर से संबंधित दोस्तों रहता है, डाउट रहता है, तो डाउट आपके सामने क्लियर है कि कौन क्या था। अखिल भारतीय का था, भारतीय पुस्तकालय संघ का था, AC वुलनर था, M.O. थॉमस था। सेक्रेटरी कौन था प्रथम? KM आशादुल्ला जी थे। ILA की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर कहाँ हुआ?
तो दोस्तों ये सभी बातें हमने कर चुके हैं और ILA के ऊपर पूरा वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वीडियो भी पूरा देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। सभी प्ले लिस्ट में जाकर आप एक एक क्लास को अच्छे से लगा सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कि लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई। आपको पता है ILA द्वारा प्रकाशित है एक लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका है, लेकिन पूछा क्या है कि इसकी शुरुआत कब हुई, यानी शुरू कब हुई, प्रकाशित होना शुरू कब हो गई। तो ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1965 1965, ऑप्शन सी 1975 1975, ऑप्शन डी 1956। तो बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी बुलेटिन की स्थापना, वो शुरुआत की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें तो वो हो गई थी 1942 से। कब से? 1942 से शुरुआत हो गई थी दोस्तों। अब इसके अंदर रहता है कि इसका पहले नाम क्या था, बाद में नाम क्या था, इसके नाम बहुत सारे परिवर्तन हुआ दोस्तों। कब क्या परिवर्तन हुआ तो आपको इस सॉल्यूशन के माध्यम से पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत 1942 को हुई, जिसको 1946 में दोस्तों बंद कर दिया गया। फिर क्या किया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया, नाम बदल दिया और 1949 में वापस आ गई यह पत्रिका और इसका नाम रख दिया एब जिला। क्या रख दिया? एब, ABGILA। क्या नाम रख दिया? एब जिला इसका नाम रख दिया। और 1953 में क्या हुआ, एब जिला को भी बंद कर दिया गया। फिर ILA बुलेटिन नाम रखा गया और 1975 से शुरुआत की गई। क्या नाम रखा? ILA बुलेटिन। फिर 1975 से शुरुआत हुई। फिर शुरुआत हो गई तो इसकी आवृत्ति क्या थी, मतलब कितने टाइम बाद ये प्रकाशित होती थी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, वो थी दोस्तों त्रैमासिक यानी क्वार्टरली। फिर ILA बुलेटिन का नाम परिवर्तन करके जिला बुलेटिन 2011 में, जिला दोस्तों ये जिला है, ठीक है, ये जिला है, इंग्लिश के अंदर लिखेंगे जिला बुलेटिन, वो 2011 में कर दिया गया। तो कब क्या परिवर्तन हुआ पूरे दोस्तों इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, नोट्स में फिर लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपका दोस्तों ऐसे नहीं है कि जनरल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है तो इसमें कोई आपको डाउट ना रहे, इसके लिए सॉल्यूशन भी आपके साथ साथ में करवाए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अभी तक आपने दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। केवल आपको इतना ही कार्य करना है, अपने दोस्तों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है यूट्यूब चैनल को। आपका कुछ नहीं लगता दोस्तों शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, ठीक है दोस्तों। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेज लगाई जाएगी थोड़े समय में दोस्तों। आपको बता ही दिया कि स्टूडियो के माध्यम से आपको क्लासेज उपलब्ध रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंगनाथन ILA के अध्यक्ष कब बने? कि डॉक्टर रंगनाथन जी कौन है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक। वो ILA के अध्यक्ष कब बने थे, कब से कब तक बने? ऑप्शन ए 1947 से 1953 यानी 1947 से 1953, ऑप्शन बी 1944 से 1952, ऑप्शन सी 1943 से 1953 और ऑप्शन डी है दोस्तों 1944 से 1953। तो कब रहे, तो बात करेंगे दोस्तों कब रहे थे ILA के अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथन जी, तो वह रहे थे दोस्तों आपके 1944 से लेकर 1953 तक। आप लिख सकते हैं कि 1944 से लेकर 1953 तक कौन ILA के अध्यक्ष रंगनाथन जी रहे थे। अब सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, ये सॉल्यूशन अब 1944 से 53 तक रहे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे संबंधित जो दोस्तों करंट से संबंधित भी है वो आपको बताना चाहूँगा कि ILA की 64वीं कॉन्फ्रेंस उज्जैन MP में हुई। 64वीं कहाँ हुई? उज्जैन MP में हुई। वहीं 65वीं कॉन्फ्रेंस क्योतो जापान 2020 में होगी, अगस्त 2020 में होगी दोस्तों, जो कोरोना के कारण, ठीक है। तो 64वीं उज्जैन MP और 65वीं क्योतो जापान, ठीक है। कब थी? अगस्त 2020। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मार्गरेट मान अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों अवार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं कि किस संस्था के द्वारा कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है और क्यों प्रदान किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो मार्गरेट मान अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी LA जो UK का संगठन है, और ऑप्शन डी है दोस्तों IFLA। ऑप्शन डी क्या है? IFLA। तो ध्यान रखना, जो मार्गरेट मान अवार्ड है दोस्तों वो दिया जाता है ALA के द्वारा। किसके द्वारा? ALA के द्वारा यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन की बात करें तो क्यों दिया जाता है, तो मार्गरेट मान अवार्ड ALA के द्वारा वर्गीकरण व सूचीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करता है
उसके लिए दिया जाता है मार्गरेट मान अवार्ड। और किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों हमारे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज इज योर हेरिटेज, कि वर्ल्ड हेरिटेज इज योर हेरिटेज किस संस्था या किस संगठन की टैग लाइन है दोस्तों? टैग लाइन आपको पता होगा, कोई भी कंपनी है जैसे जेब्रोनिक्स कंपनी है, उसकी टैग लाइन है ऑलवेज अहेड, यानी सबसे आगे। ठीक है, इस तरह हर संस्था के संगठन की भी अपनी एक टैग लाइन होती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज इज योर हेरिटेज कौन सी है? हम वही संस्था पढ़ेंगे जो हमारे लाइब्रेरी से संबंधित है, जो लाइब्रेरी से संबंधित कार्य कर रही है। तो वर्ल्ड हेरिटेज इज योर हेरिटेज किस संस्था की टैग लाइन है? ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी दोस्तों इफ्ला और ऑप्शन डी ALA। तो किसकी है दोस्तों? यूनेस्को की है। किसकी है? यूनेस्को की। किसकी है ये टैगलाइन? यूनेस्को की टैगलाइन है दोस्तों। यूनेस्को को आप डीपली पढ़ना चाहो तो यूनेस्को की पूरी क्लास अवेलेबल है, आप यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को अच्छे से देख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब सॉल्यूशन की बात करें, ये विश्व धरोहर हमारी धरोहर, हिंदी में क्या बोलते हैं इस टैगलाइन को? विश्व धरोहर हमारी धरोहर। टैगलाइन यूनिवर्स के द्वारा दी गई है। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में प्रकाशित हुआ था, आपको बताया था, और 1972 और 1994 में इसमें 2 बार संशोधन किया गया था। और ये टैगलाइन दोस्तों यूनिवर्स को या यूनेस्को के द्वारा दी गई है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, डेयर डाटाबेस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? डेयर एक डाटाबेस है दोस्तों। डाटाबेस किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित भी हो सकते हैं, किसी भी प्रोफाइल से संबंधित हो सकते हैं। तो ये डेयर जो डाटाबेस है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, उसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी आइटलिस और ऑप्शन डी इनफ्लिपनेट। तो दोस्तों बात करें इसकी डेयर डाटाबेस की, तो ये डेयर डाटाबेस जो है वो यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन की हम बात करें, इसके सॉल्यूशन की हम बात करें दोस्तों, डेयर डाटाबेस यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया, सोशल साइंस से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। कि हर कोई डाटाबेस है जो किसी न किसी विषय से संबंधित होता है, तो ये डेयर डाटाबेस है ये यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है दोस्तों। क्लियर? डेयर से डाटाबेस से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और सभी जो क्वेश्चन आपके लिए करवाए गए MCQ सीरीज चल रही है, हर एक न कोई लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को आपके एक एग्जाम रिव्यू के रूप में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज के रूप में, एक लगातार एक टॉपिक से संबंधित दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यूनिसिस्ट किस एजेंसी के सहयोग से किया गया? कि यूनिसिस्ट एक प्रोग्राम है दोस्तों, वो किस एजेंसी के सहयोग से शुरू किया गया था? यहाँ सहयोग से शुरू लिख सकते हैं, शुरू किया गया। ठीक है, इफ्ला के द्वारा, ILA के द्वारा, ICSU के द्वारा, या दोस्तों आपका RRF के द्वारा। तो यूनिसिस्ट है जो दोस्तों संस्था या किसके प्रोग्राम शुरू किया गया, वो है दोस्तों आपका ICSU। कौन है? ICSU। अब देखना, अब देखने की कोशिश करना दोस्तों कि यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो इसका पूरा नाम है यूनिसिस्ट का। इसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 1971 में की गई, 1971 में की गई। और किसके सहयोग से की गई? तो वो ICSU के सहयोग से की गई। यानी यूनिसिस्ट किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का। सहायता किसकी ली गई? ICSU की। कब शुरू किया गया? 1971 में। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जिसका रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1973 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। और यूनिसेफ का आयोजन पेरिस में 1979 में किया गया था दोस्तों। यूनिसेफ का भी आयोजन किया गया 1979 में। जो इससे संबंधित है वो भी सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर दिए गए दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया भी है। अब आप इसके आंसर देने का दोस्तों देखना, आंसर कोशिश करना कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी लाइब्रेरी नीदरलैंड के अंदर यानी हेग के अंदर है, या और ऑप्शन सी लंदन के अंदर, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क के अंदर। तो आपको बताया था पहले एडिनबर्ग में था, फिर कहाँ लाया गया?
नीदरलैंड दी हेग में लाया गया था दोस्तों। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? नीदरलैंड दी हेग। ठीक है, अब समझने की कोशिश और कर लेना सॉल्यूशन के माध्यम से। कि इफ्ला की स्थापना लाइब्रेरी एसोसिएशन के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में की गई, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में दोस्तों। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? रॉयल लाइब्रेरी नीदरलैंड की। नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है दोस्तों, रॉयल लाइब्रेरी, उसके अंदर इसका वर्तमान मुख्यालय स्थित है। दी हेग के अंदर है वो, नीदरलैंड की राजधानी दी हेग में। और इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आइजिक कोलेजन। इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आइजिक कोलेजन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं दोस्तों? क्रिस्टीना मैकेंजी, ऑस्ट्रेलिया महिला है। और ये दोस्तों चेंज होते रहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर, इफ्ला की, ILA की वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जो भी आंकड़े रहते हैं वो देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन, RRLF के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? जैसे दोस्तों यूनिवर्सिटी है, जैसे वर्धमान महावीर खुला यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, VMU राजस्थान के अंदर कोटा में, तो इसके क्षेत्रीय केंद्र अलग अलग है। 7 क्षेत्रीय केंद्र है, रीजनल सेंटर्स हैं अलग अलग। तो उसी प्रकार RRLF है ना, उसके भी क्षेत्रीय केंद्र है पूरे भारत के अंदर। तो पूछा क्या है कि कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 5, ऑप्शन C 3 या ऑप्शन डी दोस्तों 1। तो आपको बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय कार्यालय है 4। कितने हैं? 4। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, असम। कौन कौन सी जगह है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, असम है, और खुद का हेडक्वार्टर जो है, मुख्य कार्यालय है, वो कहाँ है दोस्तों? RRLF का साल्ट लेक कलकत्ता के अंदर स्थित है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रंथाना की आवृत्ति क्या है? ग्रंथाना दोस्तों बताना चाहूँगा, ग्रंथाना है एक जनरल पत्रिका। ठीक है, जो पत्रिका ग्रंथाना किसके, कौन प्रकाशित करता है इसको? कौन प्रकाशित करने का कार्य करते हैं? इसको प्रकाशित करने का कार्य करता है दोस्तों RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। लेकिन हमें क्या पूछा, इसकी आवृत्ति क्या है, यानी ये प्रकाशित कितने टाइम में प्रकाशित होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? तो ऑप्शन ए क्या है? वार्षिक। वार्षिक यानी ईयरली या एनुअल। ऑप्शन बी अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली। ऑप्शन सी मासिक यानी मंथली। और ऑप्शन डी साप्ताहिक यानी वीकली। तो बताना चाहूँगा ग्रंथाना जो RRLF द्वारा प्रकाशित की जाती है वो हाफ ईयरली है दोस्तों। क्या है? हाफ ईयरली। क्या है? हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक है इसकी आवृत्ति। और कब से शुरू किया गया ये दोस्तों? कब से शुरू किया गया इसकी बात करें तो ग्रंथाना का प्रकाशन 1990 से RRLF के द्वारा किया जा रहा है। इसकी आवृत्ति अर्धवार्षिक है। कब से किया जा रहा है? 1990 से। और इसकी आवृत्ति की बात करें तो क्या है? हाफ ईयरली इसकी आवृत्ति है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक सेकंड दोस्तों, अब कोशिश, अब देखें दोस्तों कि ग्रंथाना का प्रकाशन 1990 से RRLF के द्वारा किया जा रहा है। इसकी आवृत्ति अर्धवार्षिक, यानी कब से प्रकाशन हो रहा है? 1990 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेपलिस समिति की नियुक्ति किसने की थी? नेपलिस दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। नेपलिस के ध्यान रखना, समिति बनी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसकी नियुक्ति यानी इस समिति को किसने बनाया या समिति किस संगठन के द्वारा नियुक्ति की गई, तो उसकी बात करेंगे तो ध्यान रखना RRLF इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? RRLF। क्लियर? अब देखें आप, वो कौन पॉलिसी है दोस्तों? ठीक है, 1985 में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत 1985 में BP बरुआ के प्रारूप के द्वारा की गई थी। यानी BP बरुआ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और शुरुआत कब हुई? 1985 के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, और नेपलिस के अध्यक्ष कौन थे? ये देखो, DP चट्टोपाध्याय को बनाया गया। यह समिति सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क बनाने पर जोर देती है। ये देखो, पहली बात तो ये याद रखना कि नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत 1985 में की गई BP बरुआ के प्रारूप के द्वारा। ठीक है, फिर देखो कि नेपलिस के प्रथम अध्यक्ष DP चट्टोपाध्याय को बनाया गया। ये समिति सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क बनाने पर जोर देती है। और इस समिति को 1985 में बनाया, 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, और इसकी स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत या अंडर हुई थी भारत सरकार। और RRLF के द्वारा
इसकी शुरुआत की गई और स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई दोस्तों। ये सभी जो प्रमुख बातें थी नेपलिस से संबंधित, या इसको कौन पॉलिस भी बोलते हैं दोस्तों इस समिति को, तो इससे संबंधित वो सभी बातें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आरआरएफ का प्रकाशन नहीं है, यानी आरआरएफ द्वारा कौन कौन से प्रकाशित पत्रिका होते हैं उनमें से नहीं है? ग्रंथाना है, हम पढ़कर आए हैं दोस्तों। टैगोर बिबिलियोग्राफी, यह भी है दोस्तों, आरआरएफ का एक प्रकाशन है, पब्लिकेशन है। और डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया, बिल्कुल पब्लिक लाइब्रेरी की कार्य करता है, तो पब्लिक लाइब्रेरी की निर्देशिका ये लिस्ट तो होगी बिल्कुल, ये भी इसका प्रकाशन है। लेकिन लाइब्रेरी बुलेटिन नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी बुलेटिन हम पढ़कर आए हैं आईएलए का प्रकाशन था दोस्तों। किसका था? आईएलए का, जिसका अब नाम क्या है? जिला बुलेटिन है दोस्तों। 2011 में नाम क्या हो गया? जिला बुलेटिन। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये देखो कि लाइब्रेरी बुलेटिन शुरुआत आपको बताई थी 1942 में, और ये आईएलए की पत्रिका है। बाकी सभी प्रकाशन किसके हैं? आरआरएलएफ के हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रकाशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यूजीसी का संसद द्वारा अधिनियम पारित कब हुआ था? कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका संसद द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1952 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 2018। तो बताना चाहूँगा कि ये संसद में 53 में बन गई थी, लेकिन संसद में अधिनियम कब पारित हुआ था यूजीसी का? 1956 के अंदर। इससे संबंधित जो भी रहता है कि सर इसकी स्थापना 53 में हुई थी या स्थापना 56 में हुई थी, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सब समझ जाएंगे। तो इसके पूरे सॉल्यूशन के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि कब क्या हुआ था, आप समझने की कोशिश करना। कि यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या है यूजीसी का पूरा नाम? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई, 1953 को हुई। वहीं संसद द्वारा यूजीसी का अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसे 27 जून 2018 को मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 को निरस्त करने की घोषणा की गई। यूजीसी की स्थापना मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। यूजीसी स्वायत्तशासित संस्था है, यह उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत है। यह 5 वर्षों के लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को अनुदान प्रदान करती है, यानी ग्रांट प्रदान करती है। 53 में दोस्तों स्थापना हो गई थी, 56 में संसद द्वारा अधिनियम पारित हुआ था, और ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय है। अब इसको भी नई पॉलिसी आने पर शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय? जिस तरह हमने पढ़े थे आरआरएफ के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, कहाँ कहाँ है, उसी तरह क्वेश्चन है कि यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो यूजीसी के 4 हैं या 5 है या 6 हैं या 2 हैं? ऑप्शन 2 का भी है दोस्तों, या 2 हैं। तो यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो दोस्तों कितने हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल कार्यालय हैं, ऑफिस हैं। अब कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं देखो ध्यान से। पुणे, भोपाल, कोलकाता है, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर। ठीक है, ये तो 6 हो गए। पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, ये सभी 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए। यूजीसी की स्थापना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई। यूजीसी का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। यह भी ध्यान रखना, क्या है यूजीसी का आदर्श वाक्य है? ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। और इनके भी नए आंकड़े आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान यानी ISI बेंगलोर के अंदर स्थित है। विज्ञान सूचना केंद्र यूजीसी का। ये सभी बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूजीसी से संबंधित इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी बातें आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, सॉल्यूशन के माध्यम से बता दिया गया दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी कोऑपरेशन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। आपको बताया था मैंने, पुस्तकालय सहयोग बोलते हैं लाइब्रेरी कोऑपरेशन को। और अब रिसोर्स शेयरिंग जो इसका विकसित नाम है, नया नाम है। ठीक है, पहले इसको संसाधन साझेदारी क्या बोलते थे आप? लाइब्रेरी कोऑपरेशन ही बोला जाता था दोस्तों। पुस्तकालय सहयोग जिसे बोलते हैं क्या? पुस्तकालय सहयोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुस्तकालय सहयोग का संशोधित और विकसित नाम क्या है? ये DSSB लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो विकसित नाम आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्या है? रिसोर्स शेयरिंग है, संसाधन साझेदारी इसका नया नाम है। और पुस्तकालय सहयोग को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी कोऑपरेशन बोलते हैं, जिसका विकसित नया नाम क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। अगला क्वेश्चन,
अंतर पुस्तकालय ऋण का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरी, दूसरे पुस्तकालय से पुस्तकों का लोन लेना अंतर पुस्तकालय ऋण या इंटर लाइब्रेरी लोन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में संसाधन सहभागिता करना संभव नहीं है, या कि मतलब संसाधन सहभागिता किन किन के मध्य हो सकती है, किन के मध्य नहीं होती। ठीक है, पहला ऑप्शन अंतर पुस्तकालय पाठक पत्रक, ऑप्शन बी अंतर पुस्तकालय कर्मचारी विनिमय, भाई दूसरे पुस्तकालय के साथ कर्मचारियों को विनिमय, तीसरा ऑप्शन सहकारी भंडारण, या चौथा पाठक। दोस्तों ऊपर वाले सभी हो सकते हैं लेकिन पाठकों के मध्य इनका संसाधन नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों हमारे कभी भी पाठक की सहभागिता नहीं की जा सकती। ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और एक ही टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो हर वीडियो क्लासेज में अलग अलग उपलब्ध होते रहेंगे। दोस्तों आप केवल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, आने वाला हर आपका एग्ज़ाम अच्छा हो यही हम कामना करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।